नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की बहस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने सम्मानित एक्सपर्ट पैनल और मेरे सम्मानित दर्शकों के साथ देश के नंबर 1 डिबेट शो देश की बहस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस डिबेट शो के अंदर हम हर उस मुद्दे को डिस्कस करते हैं जिस पर देश भर में चर्चा हो रही होती है, और आज चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है कोरोना। उसी पर हम बात करेंगे। आज का चर्चा का मुद्दा जो आपने तय किया है, कोरोना का कहर पार्ट 2 अब कितना घातक। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कोरोना के पलटवार ने देश को 2020 वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। एक ओर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर दिल्ली से दक्षिण तक तेजी से कोरोना के नए स्ट्रेन का जाल भी फैल रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में हालात बिगड़ने लगे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये तो कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन लोगों को चेताया भी। आज 3,594 केसेस सामने आए हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जितना बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है, उतना शायद पहले दौर में भी नहीं था। पिछली बार मार्च के जो हालात थे, अप्रैल के जो हालात थे, उससे बुरे हालात इस बार सामने आ सकते हैं, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसे में हमें क्या करना है? क्या हम बहुत लापरवाह हो गए हैं? मैंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज देखा, पिछले साल कोरोना का डर इतना था और केसेस इतने। इस बार कोरोना के केसेस इतने हैं और डर इतना। हमें समझना होगा कि सावधानी ही महामारी से बचने का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए सावधानी बरतिए, असावधान मत होइए, क्योंकि अगर आप असावधान हुए तो कोरोना विस्फोट जो होगा उसको संभालने में सबकी हालत खराब हो जाएगी। क्या दूसरी बार लॉकडाउन लगेगा? इस सवाल पर भी हम बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज देश भर में कोरोना को लेकर क्या हलचल रही, किस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ देश भर के अंदर। एक बार फिर कोरोना महामारी काल बनकर टूटती दिख रही है। पिछले 7 दिनों में कोरोना ने 2020 के डरावने वक्त को दोहराना शुरू कर दिया है। आंकड़े डराने वाले हैं। आज शाम ढलने तक देश में कोरोना के अब तक 4,56,489 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि लगभग 2,500 लोग अपनी जान सप्ताह भर के भीतर गंवा चुके हैं। भारत में इस वक्त में 2 स्ट्रेन पहचाने जा चुके हैं। एक वो जो डबल म्यूटेशन वाला है 458 एंड 452, लेकिन उसमें एन टर्मिनल डोमेन में मास्टर चाबी बनाने की क्षमता नहीं है। दूसरा यूके वाला स्ट्रेन है जो मास्टर चाबी लेकर आया है और सबको इन्फेक्शन कर रहा है। आईसीएमआर की ताजा रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भी कोरोना महामारी की लहर और तेज हो सकती है। यानी 3 महीने के भीतर कोरोना की चपेट से बाहर निकले मरीजों को दोबारा कोरोना दबोच सकता है। जो 102 दिन में रीइंफेक्शन की बात है, ये और पहले भी हो सकता है, और भी तमाम, जैसे कि हम एक बार इन्फेक्टेड हो गए और जो है दोबारा नहीं होंगे, ये जहन की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। साफ है 2020 का भयानक मंजर फिर 2021 में रिपीट होते दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का नया स्ट्रेन N440 का पता चला है, जबकि महाराष्ट्र के पुणे शहर में आंशिक लॉकडाउन 7 दिनों के लिए लग चुका है। इस बीच केंद्र समेत सभी राज्य सरकारें एकदम एक्शन मोड में आ चुकी हैं। ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में N440 के नाम से एक वेरिएंट 5 केसेस छत्तीसगढ़ में भारत सरकार ने 24 तारीख को जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उसमें दर्शाया था। वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सख्ती के बावजूद भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कोरोना काल में बेखौफ लापरवाही कर रहे हैं। सर, आप मास्क क्यों नहीं पहने? पहना ही तो हूँ सर। इधर कोई बीमार आदमी नहीं आपकी तरह। मास्क क्यों नहीं पहना? मेरा ध्यान नहीं ऐसे चले है। देश की बहस में चर्चा है कि भले ही कोरोना के ताजा हालात पर आने वाले दिनों में राजनीति करने का मौका नेताओं को मिले, लेकिन कुछ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सवाल है, हालात बेकाबू हुए तो संभलेंगे कैसे?
और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या कोरोना की इस लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन होना चाहिए? आप शो के दौरान हाँ या ना में अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या फिर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर आप अपनी राय दे सकते हैं। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। आज कई सारे राज्यों के, खासतौर पर प्रभावित राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स हमसे जुड़ने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के भी गेस्ट होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी राज्य सरकारों की क्या तैयारी है। लेकिन सबसे पहले अपने इस चंग के पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। 8:30 से 9 तक हमारे साथ कौन होंगे? विश्वास कैलाश सारंग, दिल्ली मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता कैलाश सारंग जी के बेटे हैं विश्वास सारंग, जो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। मेरे साथ डॉक्टर एम वली हैं, जाने माने डॉक्टर हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति जी के मेडिकल सलाहकार रह चुके हैं। मेरे साथ चरण सिंह सापरा साहब हैं, कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। अपराजिता सारंगी जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूर्व IAS हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले विश्वास भाई, आपके पास आना चाहूंगा, किस किस तरह के वेरिएंट मिल रहे हैं और क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में पार्शियल लॉकडाउन लगाने के बाद, रात का लॉकडाउन लगाने के बाद भी केसेस पुराने की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं? दीपक भाई, देखिए पूरे देश में अब देख रहे हैं कि कोरोना का ये बहुत ही एग्रेसिव चरण आया है, जिसमें हमने ये फील किया है कि लगातार केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये केवल मध्य प्रदेश के हालात ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं और खासकर भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है। और जैसा आपने जो प्रश्न किया कि हमने संडे का लॉकडाउन लगाया, नाइट कर्फ्यू लगाया है और उसके बाद भी केसेस कम क्यों नहीं हो रहे? तो दीपक भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी हमने उपाय किए हैं, इसके रिजल्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि ये संक्रमण का रोग है। यदि एक बार किसी को संक्रमण लगता है तो 7 दिन तक उसकी वो चैन को ब्रेक करना होता है। और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है और उसके साथ साथ वो शहर जिसमें रोज 20 से ज्यादा हमारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वहां पर हमने और तरह की भी पाबंदियां लगाई हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है, शादी में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों इसकी एक आचार संहिता लगाई है। यदि मृत्यु का कोई कार्यक्रम होता है, मृत्यु हो जाती है, तो चाहे शव यात्रा हो, भावना हो, तेजी हो, उसमें हमने कहीं ना कहीं कुछ आचार संहिता का पालन किया है। उसके साथ ही इस तरह की सार्वजनिक गैदरिंग ना हो, उसके लिए भी नियम बनाए हैं। तो ये सब जो हमने जो भी कदम उठाए हैं, इसका रिजल्ट आने में 1 हफ्ता और लगेगा। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार किसी भी तरह की कैसी भी समस्या के सामना के लिए तैयार है। कितना भी बड़ा भीषण समस्या होगी, हम उसके सामना के लिए तैयार है। और हमारी सरकार के 2 मुख्य उद्देश्य है। एक तो हम संक्रमण को रोकने के लिए जहां एक और जन जागरण का पूरा अभियान चला रहे हैं, जैसा आपने बताया मास्क को पहनना अनिवार्य हो, उसके लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करें, बिना वजह के सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठी ना हो, और उसके साथ साथ यदि कोई संक्रमित हो गया है तो उसको पूरी तरह से इलाज मिल सके। और उसके लिए यहाँ एक और हमने होम आइसोलेशन की व्यवस्था की है। तो उसके साथ ही जो हमारे ऐसे केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो उसको भी हमने पूरी तरह से व्यवस्था की है। हमारे मध्य प्रदेश में सभी तरह के बिस्तर उपलब्ध हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर हो या बिना ऑक्सीजन के बिस्तर हो। LTU, ICU की भी प्रॉपर व्यवस्था है, ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था है, वेंटिलेटर की प्रॉपर व्यवस्था है। हम हर तरह की चुनौती को सामना करने को तैयार है। ठीक है, मैं ये भी बताना चाहता हूं आज, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूं, आज रंग पंचमी का त्यौहार है जिसको कितने उल्लास से मनाया जाता है। और संयम की ये वानगी है और जागरूकता की ये वानगी है कि आज मध्य प्रदेश में कहीं रंग खेलते हुए लोग नहीं देखे गए, वरना सार्वजनिक तौर पर जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं हम सभी जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या
किस तरह के वेरिएंट आपको मध्य प्रदेश में और देखने को मिले हैं, और आपको क्या कारण लगता है जो मध्य प्रदेश में रिवर्स होकर कोरोना आया है, क्योंकि हालात काफी हद तक संभल चुके थे? देखिए दीपक भाई, जैसा आपने बताया, हम देख रहे हैं जो स्टडी हो रही है और जो रोज के एक्सपीरियंस से देखते हैं कि निश्चित रूप से जो वायरस है उसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हमने ये देखा कि पिछले बार जो सितंबर का जो पीक था, और उस समय पीक आने में समय लगा था, जो हमारे पॉजिटिव केस थे उसकी संख्या बढ़ने में कंपैरेटिव जो है वो समय ज्यादा लग रहा था। तो आज हम देखते हैं कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उसकी एक सकारात्मक पक्ष दीपक भाई ये भी है कि हॉस्पिटलाइजेशन के जो केसेस हैं उनकी संख्या कंपैरेटिव कम है, होम आइसोलेशन ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब कि जो संक्रमण जिनको हो रहा है उनकी जो सीरियसनेस है उसमें कमी है। उतना सीरियस पेशेंट नहीं है कि जिनको एकदम ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े या आईसीयू की जरूरत पड़े। ये एक सकारात्मक पक्ष है, परंतु केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में हालात जल्दी बेहतर हो और फिर से जिंदगी सामान्य हो सके। डॉक्टर एम वली के पास चलते हैं। डॉक्टर एम वली, जैसा विश्वास सारंगी जी ने बताया हमको, मध्य प्रदेश के मंत्री ने, मुझे ये बताइए क्या कारण है कि इतनी तेजी से इन्फेक्शन हो रहा है? इस इन्फेक्शन के क्या कारण है और कितने नए स्ट्रेन भारत में इस वक्त आ चुके हैं? बिल्कुल, आपकी जो फिक्र है मैं उसके साथ हूं, और आपने अभी बड़े अच्छा एक शब्द यूज किया, संयम। यही असल में लॉकडाउन है, और अगर हम संयम नहीं बरतेंगे तो ये सब हमारे ऊपर हमला कर देंगे, नई स्ट्रेन, पुराना स्ट्रेन। और जैसे कि इस वायरस का एक बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये बहुत जल्दी संक्रमित कर रहा है हम लोगों को। हमारे पास जैसे कि आपने अभी एन वाला स्ट्रेन बताया छत्तीसगढ़ का, इसके अलावा हमारे पास अफ्रीकन स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन, कई स्ट्रेन हैं। और हमारे इंडिया में भी जो है 3 तरह से ये वायरस मॉडिफाई हो गया है। और ये मॉडिफाई नहीं हो रहा है, बल्कि ये दोस्ती कर रहा है इंसान से। वो दोस्ती इस तरह से कर रहा है कि अपना जो ये एस प्रोटीन है, ये एस प्रोटीन को मॉडिफाई करके इस तरह से हल्का बना रहा है ताकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में अच्छी तरह से छलांग लगा सके, जल्दी से छलांग लगा सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ सके अपने गिरफ्त में। नंबर 1। नंबर 2, ये इट इज ट्राइंग टू बिकम ह्यूमन फ्रेंडली। तो इसकी वजह से जहां हमारे पास बढ़ोतरी हो रही थी 8 से वहां 81 गुना बढ़ोतरी हो गई है। तो ये जो डाटा आ रहा है ये बहुत ही भयावह है, बहुत ही चूल्हे हिल गई हैं गवर्नमेंट्स की भी और इंडिविजुअल्स की भी, कि इसको कैसे हम काबू में लाएं। और इसको काबू में लाने का महज एक तरीका है कि हम मास्क लगाएं। मैंने पिछले कई प्रोग्राम्स में आपके बताया था कि डबल मास्क अगर हम लगाएंगे तो ये ज्यादा कारगर होगा सिंगल मास्क से। तो डबल मास्क के साथ इसका मुकाबला करें, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम रखें, स्कूल्स को अभी बिल्कुल ना खुलने दें, मॉल्स, मार्केट्स, ये सब में भीड़, बहुत से विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं। दादर की मार्केट का विजुअल दिखाया जा रहा है और जगहों की विजुअल दिखाए जा रहे हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि लोग, भीड़ है, अनियंत्रित भीड़ है, और वो एक नासमझी का परिचय दे रही है। और मैं अभी कहीं सुन रहा था कि किसी ने कहा कि लापरवाही शिरोमणि हो गए लोग। तो इस तरह की जो उपाधि मिल रही हैं लोगों को, ये हमारी को बहुत जल्दी एक नुकसानदेह बात के ऊपर, एक नुकसानदेह रास्ते के ऊपर ले जा रही है, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा अलावा इसके कि सब लोग मास लेवल पे वैक्सीन के लिए उतर पड़े और अपने को घर में संजो के रखें, बगैर जरूरत के हम बाजार न जाएं, और मास्क से अपनी रक्षा करें, 2 गज की दूरी से रक्षा करें और सैनिटाइज रखें। इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। एडवांस कंट्रीज भी फेल हो गए इसको कंट्रोल करने में, उनको भी लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ा। और आप जिस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, मैं उस दर्द को भी समझ रहा हूं कि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम लॉकडाउन लगाएं, बल्कि हम अपने को नियंत्रित रखें अनुशासन के साथ, और हम अपने घर में रहे, बगैर किसी जायज जरूरत के बाहर न निकले, और सबसे पहले आगे आए। टीका का जो सरकार का प्रोग्राम है उसको हम कामयाब बनाएं, और अब सबके लिए टीके का रास्ता खोल दिया गया। अब कोई ये नहीं कह सकता जी मेरे को फॉर्म भरवा के जाना है या मेरे को एलिजिबिलिटी नहीं है। अब और आइंदा आने वाले हफ्तों में, मैं दिनों में नहीं कह रहा हूं, हफ्तों में कह रहा हूं और महीनों में कह रहा हूं,
किशोरों के ऊपर जो ट्रायल हुआ है अमेरिका में, विच इज बीन फाउंड 100% सक्सेसफुल, उसके लिए भी हमारा देश आगे बढ़ेगा। फाइजर ने कहा भी है। मैं सीधे अपराजिता जी के पास चलूंगा। अपराजिता जी, क्या जो वैक्सीनेशन की स्पीड है उससे आप संतुष्ट हैं, और केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए और क्या कर रही है? क्योंकि वैक्सीनेशन, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन अब भारत खुद वैक्सीन बना चुका है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। आज आपका कार्यक्रम कोविड-19 पर केंद्रित है और मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना हम सबका मिलित उद्यम होना चाहिए। और ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, निश्चित तौर पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, और इस समय मैं कहूंगी कि जितने भी मतभेद हैं उन सब मतभेदों को भूलकर पक्ष विपक्ष कदम मिलाकर चलें। और जैसा कि हम लोगों ने पर्याय 1 में, प्रथम पर्याय में कोविड-19 के साथ मिलकर युद्ध किया, मुझे लगता है कि इस तरह अभी भी केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर सबका सहयोग लेकर युद्ध करना होगा। जहां तक वैक्सीन की बात है, हम सब जानते हैं, बार बार कहा गया है, आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हर फोरम पर कहा जा रहा है कि वैक्सीन की उपलब्धता है और जितना भी वैक्सीन चाहिए दिया जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसा है कि इसकी जब शुरुआत की गई तो मन में निश्चित तौर पर शंकाएं थी, केवल सरकार के मन में नहीं थी, लोगों के मन में थी, और वो सारी शंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। मैं इस दिशा में, इस संदर्भ में आप सबको बताना चाहूंगी कि आज ही जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं श्री राजीव गौबा जी ने सबके साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग की, सारे मुख्य सचिवों से बातचीत की है, डीजी पुलिस उस मीटिंग में थे और स्वास्थ्य सचिव थे, सारे राज्य सरकारों के लोग उपस्थित थे, हेल्थ पर्सोनेल थे, और उन्होंने एक तरह से दिशा निर्देशन दिया है। 11 राज्यों में स्थिति बहुत खराब है, जिसमें कि महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ शामिल है। तो आज एक डायरेक्शन दिया गया है और मुझे लगता है राज्य सरकारों से हमारी उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कहूंगी, मेरी उम्मीद है कि सब इन दिशा निर्देशन को दृष्टि में रखकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर तैयार करेंगे। और बार बार यही कहा जा रहा है कि एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं दवाई भी और कड़ाई भी, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, वैक्सीन लीजिए। और हम सब सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों को प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि हम सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाएं और खुद देखें, मॉनिटरिंग करें, देखें कि सब लोगों को ठीक से मिल रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि जागरूकता हर एक स्तर पर होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात आदरणीय श्री गौबा जी ने आज कहा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना बिल्कुल जरूरी है। जैसा कि अभी कहा गया, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी, हाथ धोना है, ये सब होना है और वैक्सीन भी लेना है। तो मुझे लगता है कि हम डरे नहीं। देखिए, ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन डर का समय नहीं है। अभी हम, हमारी केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में सबका सहयोग लेकर हम बहुत आत्मविश्वास के साथ युद्ध में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हम निश्चित तौर पर विजयी होंगे। चरण सिंह सप्रा साहब, महाराष्ट्र में हम सब चाहते हैं कि महाराष्ट्र की हालत जल्दी सुधरे, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई खासतौर पर देश की आर्थिक राजधानी है। अगर वहां कुछ होता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। आपका क्या विश्लेषण है, महाराष्ट्र में क्यों इतने हालात खराब हुए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार में पर्याप्त अरेंजमेंट पिछले दिनों में सारे किए हुए हैं। आज जिस तरह से यह महामारी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। ये महामारी बढ़ रही है क्योंकि हम टेस्टिंग भी ज्यादा कर रहे हैं। आपको बता दूं, एवरेज 1,75,000 लोगों की टेस्टिंग पूरे महाराष्ट्र में प्रतिदिन हो रही है और आज 1,82,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है शाम को 7 बजे तक। तो इसकी पूरी व्यवस्था की है। ये केस क्यों ज्यादा नजर आ रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर टेस्टिंग भी ज्यादा चल रही है
और इसी के साथ साथ हमने पूरी बेड्स की व्यवस्था भी की है। महाराष्ट्र के अंदर 3,75,000 बेड्स की व्यवस्था है। आईसीयू बेड हो, वेंटिलेटर के बेड हो या ऑक्सीजनेटेड बेड हो, आज 60 से 63% बेड जो है वो ऑक्यूपाई हुए हैं, बाकी अभी भी खाली है। तो सरकार की तरफ से जो ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट की जो बात है उस पर पूरी तरह से सरकार काम कर रही है। ट्रेसिंग के आंकड़े अगर बताऊं तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा ट्रेसिंग हो चुकी है। मुंबई के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेसिंग हो चुकी है। अब ट्रेसिंग ज्यादा हो रही, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए केसेस भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार सतर्क है। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसमें टीकाकरण सबसे ज्यादा हुआ। 65 लाख लोगों का टीकाकरण हम अभी तक कर चुके हैं। प्रतिदिन 3 लाख लोगों का टीकाकरण हो रहा है। सरकार का टारगेट है कि आने वाले 15 दिनों में हम इसको 6 लाख प्रतिदिन टीकाकरण के टारगेट तक हम पहुंचे। 3000 से ज्यादा सेंटर पूरी महाराष्ट्र की सरकार ने विभिन्न जिलों के अंदर, विभिन्न तालुका के अंदर 3000 से ज्यादा सेंटर टीकाकरण के लिए भी खोले हैं। तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार पर्याप्त तरीके से इस महामारी से लड़ रही है और आगे भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास बेड और भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स कहां से लाएंगे। इसीलिए ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जिसकी बात अभी हुई कि मास्क लगाना, हाथ धोना, ये जनता को खुद भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों की भी सीमा होगी आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, मैं अभी बता दूं, उद्धव ठाकरे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मराठी में चूंकि वो बोल रहे हैं, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता देता हूं। लॉकडाउन लगेगा ही नहीं, अभी जवाब नहीं दे सकता, उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। दूसरी बात उन्होंने कही, जो अभी चरण सिंह सापरा साहब ने कहा कि बेड बढ़ा दूंगा, अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन डॉक्टर और नर्स कहां से लाएंगे। अगर हालात नहीं सुधरे तो मुश्किल होगी। हर दिन 3 लाख वैक्सीन दी जा रही है, जैसा चरण सिंह सापरा ने बताया। 5 से 6 लाख तक रोजाना वैक्सीन देने की कोशिश है। मैं सीधे अपने दर्शक के साथ चलता हूं। दर्शक भोपाल से सरिता वर्मा जी। सरिता जी, विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ जानना चाहती हैं आप मध्य प्रदेश के बारे में, देश के बारे में? क्या सोचती हैं आप, क्या हम लापरवाह हो गए हैं, इसके चलते केसेस बढ़ रहे हैं? दीपक जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। और आज का आपका ये टॉपिक वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि विश्वास सारंग जी से मेरा सवाल है कि ये जो इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, फिर से लॉकडाउन लगने का ऐसा सुनने में आया कि फिर से ऐसे चांसेस हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और जहां तक मुझे मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी जो है लापरवाही कर रही है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही ऐसा संक्रमण बढ़ रहा है। लोग अवेयरनेस हो रहे हैं। आज लोग कोरोना के डर से नहीं, बल्कि चालान के डर से मास्क यूज करते हैं। उन्हें कोरोना का बिल्कुल कहीं भी डर नहीं रह गया, भय नहीं रह गया है। तो विश्वास सारंग जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वास भाई, क्या बोलेंगे आप? क्या वाकई लोगों में डर अब कम हो गया है? मैं देख रहा था, लोग बता रहे थे पहले डर था 100, अब डर हो गया है 10। देखिए, जैसा इससे पहले भी बात हुई कि वित्तीय संक्रमण का रोग है, इसमें दीपक भाई दोनों ही जरूरत बहुत ज्यादा है। जहां एक और प्रशासन को सख्ती के साथ कोरोना के प्रोटोकॉल का लोगों को पालन करवाने के लिए प्रेरित करना है, दूसरा समाज को भी अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए सुनिश्चित करना है कि हम मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, जरूरत जब तक ना हो तब तक घर से ना निकले, पब्लिक गैदरिंग ना करें, ये हमें भी करना पड़ेगा। पर उसके साथ साथ जो कुछ सरकार के माध्यम से हमें करना है उसका हम पालन परिपालन कर रहे हैं। और जैसा इससे पहले डिस्कशन हुआ कि देखिए, लॉकडाउन तो आखिरी अस्त्र है, आखिरी शस्त्र है जिसके माध्यम से हम इस कोरोना को रोके। पर यदि समाज खड़ा होता है, यदि हम कोरोना से के बचाव के लिए जो जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए उनका पालन करते हैं, तो बिना लॉकडाउन के ही हम इस स्थिति पर काबू पा पाएंगे। लॉकडाउन हमारी आखिरी मजबूरी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, जैसा आपको याद होगा, जब कोरोना शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है और तो ही जहान है। और उसके बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नारा बदला और उन्होंने कहा कि जान भी है और जहान भी है। हमें जान का भी ध्यान रखना है और अपने जहान का भी ध्यान रखना है। पर उसके साथ साथ महत्वपूर्ण यह है कि हम लोगों की जान बचाएं। इसलिए
यदि संक्रमण ऐसा ही बढ़ता रहा तो हो सकता है हमें ये विचार करना पड़े। अभी तो किसी तरह का ऐसा विचार नहीं है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े जिसमें हमें लॉकडाउन लगाना पड़े। इसलिए सरकार तो अपनी ओर से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। आज हम सबको भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने को, अपने परिवार को बचाने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनिवार्य रूप से के प्रति जो भी सहूलियतें और जो हमें आचार संहिता का पालन करना है उसका पालन जरूर करें। दीपक जी, मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक सकारात्मक कार्यक्रम के माध्यम से इसको शुरू किया, क्योंकि हम केवल गलती निकाल कर काम नहीं कर सकते। हम डॉक्टर को या प्रशासन को हतोत्साहित करके काम नहीं कर सकते। आज समाज को खड़ा होना पड़ेगा। इस महामारी से हमें बचना है तो हमें निश्चित रूप से अपने को उस आचार संहिता के माध्यम से ही जीने का संकल्प लेना पड़ेगा। हम वैक्सीनेशन से जुड़े। मैं प्रधानमंत्री जी को और इस देश के हमारे वैज्ञानिकों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने जल्दी वैक्सीन बनाई है, एक सफल और सुरक्षित वैक्सीन बनाई है। और अब उसमें आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी तरह की अब लिमिटेशन नहीं रही। 45 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी व्यक्ति को वैक्सीन लग सकता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं, अपने को और अपने परिवार को बचाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग जी। लेकिन लोग कैसे लापरवाह हो रहे हैं? मैंने कहा पहले कोरोना का डर इतना था, केसेस इतने थे, लेकिन अब कोरोना का डर इतना रह गया और केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। और लोग कैसे लापरवाह हो रहे हैं उसकी एक बानगी देखिए। देखिए वॉक्स पॉप जो हम आपको दिखा रहे हैं। मास्क तो ये ना हमारा, तो आपने लगाया नहीं? हाँ लगा रहा है भाई, थोड़ा वो कुछ खा रहे थे इसलिए। अच्छा, कुछ खा रहे थे इसलिए लगाया? हाँ अब लगा लेते ना। चलिए, अब इन्होंने लगा लिया है मास्क। मास्क नहीं लगाया सर? लगा ही हुआ था, पानी पीने के लिए भैया के शॉप पे गाड़ी रोकी थी बस। अच्छा, गुटखा खा रहे हैं जी, इसलिए नहीं लगाया था? हाँ इसलिए नहीं लगाया था भाई, सब बिल्कुल केयरफुली सब वो ध्यान रखते हैं हम, ऐसा नहीं है। पुलिसकर्मी ही मास्क नहीं लगाए हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि जहाँ एक और जागरूक किया जा रहा है तो वहीं ऐसे पुलिसकर्मी देखिए जो कैमरे को देखकर भी जो मास्क है उसको लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें विचलित करती हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। सीधे डॉक्टर वली के पास चलता हूं। डॉक्टर वली, ये लापरवाही क्यों? क्या ये हमारे नेचर में है? नहीं, ऐसा हुआ कोरोना ने जो हमें ऊपर मेहरबानी की, पिछले लोगों ने जो सावधानी दिखाई और पिछले लोगों ने जो संयम दिखाया, उसकी वजह से जो कोरोना में कमी आई, तो वो कोरोना बिल्कुल खत्म होने की कगार पे था। उसके बाद वैक्सीन आ गया। मैंने लोगों से ये कहा कि मार्च में एक्सपेक्टेड था वैक्सीन, हमारे पास जल्दी आ गया वैक्सीन, तो हमने इसकी कदर नहीं की। तो उस नाकदरी करने से हम इससे विचलित हो गए। जो सावधानियां हम ले रहे थे, आप और हम कितने प्रोग्राम कर रहे थे बैठ के कोरोना पे, और कितना लोगों को कोऑपरेशन मिल रहा था, सब हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, लोग समझ रहे अब वैक्सीन आ गया, अब कुछ नहीं होगा, अब तो वैक्सीन लगवा लेंगे। और अब ये भी नहीं पता उन्हें कि कम से कम हमको 3 महीने चाहिए वैक्सीन अंदर जाने के बाद, जब हमारा शरीर में इम्यूनिटी पैदा होगी, और वो कितने दिन रहेगी उसका तो अभी कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये लापरवाही हुई है, लापरवाही को हमको मानना पड़ेगा। स्कूल खोले गए हैं, भीड़ वाली जगहें खोली गई हैं, धीरे धीरे ट्रैफिक खोला गया है, ट्रेन खोली गई हैं, सब चीज खोली गई है। इसमें देखिए कोई बात किसी से छुपी नहीं है। उसको अब हम धीरे धीरे वापस कर रहे हैं, पुरानी संख्या पे आ रहे हैं, शादियों की संख्या कम कर रहे हैं, लोगों के जो शमशान वगैरह पे जाने की उपस्थिति है उसकी संख्या कम कर रहे हैं। तो हमको ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लापरवाह हो गए थे। और लापरवाही की अब ये जो इस दौरान में वायरस ने अपना प्ररूप बदल लिया है, ये जो नई नई चीजें सुन रहे हैं हम लोग, वेरिएंट्स, म्यूटेंट्स, डबल म्यूटेंट्स, तो ये जो हुआ है, ये वायरस जो है ज्यादा शातिर है, हम लोगों से ज्यादा चालाक है, और ये बहुत ही कुदरत का एक ऐसा नमूना है जिसकी अकल जो है हमसे बहुत ज्यादा है, और हमको इससे ज्यादा अकलमंद बन के दिखाना है और इसके फैलाव को रोकना है। अभी भी देर नहीं हुई है। आप जैसे चैनल्स के माध्यम से लोगों को ये मैसेज मिल रहा है, लोग समझाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। तो जहां जहां भी यहाँ इलेक्शन में जैसे भीड़ हुई है, वो लोग अपने को सावधान रखें। और जहां जो लोग भी भीड़ में गए हैं, फंक्शंस में जो लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं डे टू डे बेसिस पे जो पार्टीज कर रहे हैं लोग, यंगस्टर्स पार्टीज कर रहे हैं, उनमें भी ये कोरोना ऐसा बढ़ रहा है कि एक एक घर में 10-10 लोगों को एक साथ हो रहा है। और उस 10 में से जो 2 बूढ़े हैं उनको ज्यादा हो रहा है प्रकोप, और 8 को जुकाम बुखार होकर ठीक हो जा रहा है। तो ये अब ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है।
इसलिए हमारा सबसे बड़ा ये है कि नाक के आगे जो ताला है इसको हम फौरन लगा लें और इस ताले के पीछे अपनी सांस को कर लें, नहीं तो बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे जो दिखाई दे रहा है जिस तादाद से रोज केसेस बढ़ रहे हैं वो परिकल्पना के जो है बियॉन्ड है, वो जो इसका नॉर्मल रेशो है, आर नॉट रेशो है, उसको भी ये क्रॉस कर गया है और डबलिंग टाइम को भी ये क्रॉस कर गया है। और हाईली इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जब तक नहीं की जाएगी तब तक इस स्पीड को स्लो डाउन नहीं कर सकते। एक केस कोरोना के लिए कम से कम 20 कॉन्टैक्ट को हमको ट्रेस करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है बिल्कुल ठीक है, उससे हमने विजय हुआ है। महाराष्ट्र में भी हम धारावी जैसे घने स्लम में हम विजय हुए हैं। अब ये छोटे शहरों में जो जा रहा है उसके लिए हमको बहुत चेतन्य रहना है, सावधान रहना है। छोटे शहरों में रिसोर्सेज नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि अगर ये टियर 2 सिटीज में चला गया तो फिर हम लोगों के लिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए इसको बड़े शहरों से छोटे शहरों में जाने से रोकना है, हमको बैरियर करना है। अपने सबसे बढ़िया लॉकडाउन में बार बार कहता रहा हूं, पिछले 6 महीने में भी मैंने ये बात कई बार दोहराई है कि अपने पैर पे लॉकडाउन, अपनी नाक के आगे लॉकडाउन, बस इसको लॉकडाउन कर लेंगे तो वायरस एंट्री नहीं मारेगा। वायरस एंट्री नहीं मारेगा तो बचे रहेंगे। दूसरा, लॉकडाउन पे जो सप्लीमेंटेशन आ गया है वो वैक्सीन है, वैक्सीन को पाबंदी से लें और अब वैक्सीन सबके लिए ओपन है। ये बहुत बढ़िया बात हुई है और थोड़े आने वाले हफ्तों में ये और छोटे लोगों के लिए भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ सीधे छत्तीसगढ़ के चिकित्सा मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलता हूं और मैं चाहता हूं छत्तीसगढ़ का जो अभी अभी हम ग्राफ दिखा रहे थे उसको दिखाया जाए। सिंहदेव साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, क्या विश्लेषण कहता है आपका? इसमें दीपक जी कहना मुश्किल है, कोई एक कारण बता। एक तो कोरोना करो, ये दुनिया भर के देशों में हमने देखा है। पहला स्पाइक आया, उसके बाद घटा उतरा, फिर दूसरा स्पाइक आया, कई देशों में तीसरा और चौथा स्पाइक भी आया। प्रधानमंत्री जी के साथ भी जब हम लोगों की बैठक हो रही थी, मुख्यमंत्री जी लोगों को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा था, तो उस समय भी समीक्षा में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि हम उम्मीद कर रहे हैं या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जून जुलाई में पहला स्पाइक आएगा और दिवाली के आसपास दूसरा स्पाइक आएगा। तो ये एंटिसिपेटेड है, ये कोरोना का जो स्वरूप है ये एंटिसिपेटेड है। देश में एक भी प्रकरण नहीं थे और हमारे देश में 1 करोड़ 20 लाख के आसपास प्रकरण आज हो रहे हैं। तो जब 0 से हम 1 करोड़ 20 लाख पहुंच सकते हैं, छत्तीसगढ़ में एक प्रकरण नहीं थे, आज 3,55,000 के आसपास के प्रकरण पहुंच रहे हैं और देश में विद्यमान 1.5 लाख 2.5 लाख प्रकरण रहे होंगे जब ये स्पाइक आया। तो 0 से हम जब 1 करोड़ पार कर सकते हैं तो ये संभावना कोरोना के स्वरूप में बनी रहती है और यही बात छत्तीसगढ़ के लिए भी लागू होती है कि यहाँ पर भी 1 पे हमारी पॉजिटिविटी रेट आ गया था, बल्कि 1 से नीचे तकनीकी तौर पे 0.99 ये मार्च के पहले हफ्ता का औसत हमारा था और उसी मार्च के महीने में महीना का औसत जरूर 6 कुछ है, किंतु स्पाइक करके ये 11 के आसपास आ गया है। कल का ये औसत हमारा 11.3 का है। ये हाई है, काफी हाई है। पहले स्पाइक से कहने के लिए हम कह सकते हैं कि 19% तक गया था, अभी 11.3 है, 12 से नीचे है पिछले 3 दिनों में, लेकिन संख्या टेस्टिंग बढ़ी है तो संख्या भी ज्यादा दिख रही है। तो चिंता की बात है, गंभीर चिंता की बात है। कहीं ना कहीं घटते हुए क्रम में हमने ये ना मान लिया हो, नागरिकों में भी ये बात ना आ गई हो कि अब तो कोरोना गया, हमको छुट्टी मिल गई कोरोना से। तो कहीं एहतियात की कमी, कहीं कोरोना के फैलने के स्वरूप का आधार, इसको मिला के हम देख रहे हैं कि आज देश में कुछ राज्यों में और छत्तीसगढ़ में भी हमको दूसरा स्पाइक दिख रहा है। ठीक है, मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पीपीई किट पहनकर छत्तीसगढ़ में अंतिम संस्कार किया जा रहा है और वाकई शमशान घाट के अंदर देख रहे हैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जो तस्वीर दुर्ग की तस्वीरें हैं, ये मैं आपको बता दूं, दुर्ग लगा हुआ है बिल्कुल रायपुर से। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस स्थिति से निपटने के लिए आपने यानी राज्य सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो काफी चिंताजनक है। पीपीई किट पहनकर शमशान घाट पूरा खाली है, अंतिम विदाई देने परिवार वालों को लोग नहीं आ पा रहे। एक तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, इसमें सामान्य रूप से परिवार के लोगों को पृथक रख के प्रशासन अपनी ओर से इस प्रकार की एहतियात बरत के अंतिम संस्कार करते हैं। पर
पर जब परिवार का दबाव रहता है तो ये भी व्यवस्था बनाई गई कि परिवार के 5 सदस्य या चुने हुए सीमित मात्रा में सदस्य भी अंतिम संस्कार में उपस्थित होके दाह संस्कार इत्यादि में भाग ले सकते हैं। ये हमको कोरोना किट में बात दिख रही है। और हालांकि आपने ने ये बात नहीं रखी, कल मैंने दुर्ग जाने का भी किया है, मैं जाके वहां प्रशासन के साथ बैठूंगा और जानकारियां लूंगा। ये बात भी आई कि वहां पर 117 पिछले हफ्ते में या कुछ दिनों में दाह संस्कार किए गए और कोरोना की रिपोर्ट 30 के अंदर है। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 117 मृत्यु हुई, इसमें सामान्य कितनी थी और कोरोना की कितनी है। कहीं कोई आंकड़े छुपाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर 117 लोगों की जो दाह संस्कार हुए सबके सब कोरोना प्रभावित थे तो ये आंकड़े आने चाहिए, और नहीं तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं, ये अंतिम संस्कार में ये सामान्य मृत्युएं ऐसी थी और कोरोना से प्रभावित इतने ही लोग थे। इसमें संशय नहीं होना चाहिए, पब्लिक से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन मेरे साथ राजेश टोपे जी जुड़ गए हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के। टोपे जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, धारावी जैसी जगह पर कंट्रोल हो चुका था सब कुछ, लेकिन महाराष्ट्र में अब कोरोना विस्फोट हुआ है, कई जगह पार्शियल लॉकडाउन है, कई जगह नाइट कर्फ्यू है। आज उद्धव ठाकरे जी के साथ क्या रणनीति बनी है, आगे सरकार के क्या स्टेप्स होंगे? देखिए, जरूर हमारा टोटल जो कर्व है वो पूरा फ्लैट हुआ था। रोजाना सिर्फ 2000 के दरमियान पिछले कुछ 2-3 महीने में चल रहा था, लेकिन जरूर ये सेकंड सर्ज आई है। और अभी सभी यानी मेट्रोज जो है खास तौर पर, तो वो मेट्रो सिटीज मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, नागपुर हो, इनके जगह पे वो ये हॉटस्पॉट्स बने हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ये है, लेकिन एक है कि हम इस पे अभी काफी निर्बंध, काफी रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाने का निर्णय लिया है। आज भी ऑनरेबल सीएम के साथ हमारी पूरी डिटेल में मीटिंग हुई और अभी हमने वर्क फ्रॉम होम का डिसीजन लिया है। रेस्टोरेंट 50% कर रहे, हो सकता है अभी 2 दिन में हम 100% रेस्टोरेंट बंद कर सकते हैं। जहां पर भी भीड़ हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम मतलब सभी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा, सरकारी और प्राइवेट दोनों में, क्योंकि मुंबई तो आर्थिक कैपिटल है देश का। तो क्या सभी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी हो जाएगा और कितने दिनों के लिए? देखिए, आज 50% वर्क फ्रॉम होम हम गवर्नमेंट का लगाया है, लेकिन अभी और रेस्ट्रिक्शंस कड़क करने हैं तो हमारे को ये प्राइवेट में भी कुछ हद तक लाना पड़ेगा। और जहां पर जो भीड़ होने वाले जगह है, जैसा जो भी भीड़ होने वाले जगह है, जैसा रेस्टोरेंट, थिएटर्स, मॉल्स, जहां भी भीड़ हो सकती है वहां पर बहुत कड़क निर्बंध किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, नाइट कर्फ्यूज लगाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि भीड़ रोकना ये हमारा मेन मकसद रहेगा, क्योंकि संक्रमण सिर्फ भीड़ की वजह से ही होती है। और जो हमारा एसओपी है कि मास्क, सैनिटाइज हैंड्स और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका बिल्कुल एहतियात 100% होना चाहिए। इसका हम इंश्योरेंस यानी हम एश्योरेंस हम जो बोलेंगे वो 100% प्रशासन से हम करवा लेंगे और इसी तरह हम रोक सकते हैं। लेकिन एक मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं कि 100% हमारे सभी जिलों में जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो हमारे व्यवस्थित है, कोई उसमें लापरवाही नहीं है या कमती नहीं है। बेड्स हो, हॉस्पिटल्स हो या तुम्हारे मेडिसिन हो, डॉक्टर्स हो, सभी है। लेकिन एक है कि संख्या बढ़ने की वजह से हमारी चिंता बढ़ गई है और इसीलिए आज सीएम साहब ने भी जो लाइव उनका जो ये होता है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम जो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस अभी आने वाले 2-4 दिन में रखेंगे और अगर नहीं पाला जाता है, लोग नहीं सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, तो हमारे को लॉकडाउन करे सिवाय, स्टेट का लॉकडाउन करे सिवाय पर्याय नहीं रहेगा। मतलब लॉकडाउन के विकल्प, अगर लोग नहीं चेते तो लॉकडाउन के विकल्प के बारे में भी महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है। राजेश टोपे जी, ये मैं कहूं तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो स्ट्रिक्टली जो हम रेस्ट्रिक्शंस जो लाए हैं उनपे उन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया तो उस पे लॉकडाउन के सिवाय दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई पर्याय नहीं रहेगा। मैं आपका ध्यान दादर सब्जी मंडी की तरफ खींचना चाहूंगा। 4 दिन से न्यूज नेशन ही वहां की रिपोर्ट दिखा रहा है और दिखा रहा है कि वहां किस तरह की लापरवाही है और किस तरह की गर्दी यानी भीड़ है। क्या आपको लगता नहीं कि दादर जैसी जगहों पर और खास तौर पर सब्जी मंडी पर, थोक मंडियों पर इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, या वहां पर कोई नया प्रोटोकॉल या नया सिस्टम महाराष्ट्र सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए?
बिल्कुल करना चाहिए, और ये सभी तुम्हारे को समझेगा 1-2 दिन के भीतर ये सभी जगह पे जहां पर भीड़ हो सकती है वहां सभी जगह पे SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 2 दिन में ये नोटिफिकेशन जारी होगा, और इसके अलावा इसमें अगर कोई अनुपालन इसका नहीं करेंगे और अगर संख्या बढ़ती ही गई और हमारा अगर संसाधन जो हमारे पास है वो अगर हमारे यानी ये जो संख्या की तुलना में कम पड़ने लगे तो फिर लॉकडाउन के सिवाय पर्याय नहीं रहेगा। ऐसी सूचना ऑनरेबल CM साहब ने भी महाराष्ट्र की जनता को दी है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं क्या आपका थ्रेशोल्ड है, क्योंकि आपके पास डॉक्टर सीमित संख्या में है, नर्स सीमित संख्या में है, पैरामेडिकल स्टाफ सीमित संख्या में है, तो आपने कोई फिगर पे वर्कआउट किया है कि अगर यहां तक पहुंच गए तो हमारे लिए लॉकडाउन हो जाएगा? क्योंकि आप बेड तो बढ़ा सकते हैं पर डॉक्टर और नर्सेस कहां से बढ़ाएंगे? यही होता है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बेड्स की संख्या आज तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कहीं पर भी बेड्स नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं, मुंबई में भी नहीं, पुणे में भी नहीं। हाँ, कुछ गिने चुने हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर लोगों को जाने की इच्छा होती है, तो कुछ हॉस्पिटल्स के हद तक बेड्स नहीं हो सकते, लेकिन इन जनरल बेड्स, मेडिसिन सभी कोई जगह कोई संसाधनों में हमारे पास कमियां नहीं है। फंड्स अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को की गई है, उनको पूरा अधिकार दिया गया है और वो पूरी तरह से उनके अधिकार को यूज करते हुए परचेसिंग कर सकते हैं और सभी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो एक ही है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में जिस तरह से वो संख्या बढ़ रही है हमारी रोज 35,000 और ऊपर, तो मुझे लगता है अगर इसी तरह बढ़ती रही तो फिर हम लॉकडाउन की तरफ और लॉकडाउन की दिशा में जा रहे हैं, ऐसा अगर मैंने कहा तो वो कोई गलत नहीं होगा। टोपे साहब, मैंने आपसे पूछा क्या थ्रेशोल्ड होगा? अगर आज 35,000 के आसपास आ रहे हैं, अगर लाख तक पहुंचे तब आपको लगता है लॉकडाउन लगेगा, या 2 लाख तक पहुंचे तब लॉकडाउन लगेगा? क्योंकि आपने कैलकुलेट करके रखा होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने डॉक्टर के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से, नर्सेस के हिसाब से कि एक दिन में हम इतने मरीजों को एकोमोडेट कर सकते हैं, इसके बाद हमको SOS अपनाना पड़ेगा, सेव आवर सोल का मैसेज भेजना पड़ेगा राज्य को। नहीं, देखिए, इसके बारे में अभी जस्ट हमारी आज ही मीटिंग हुई है और इसीलिए ये जो संख्याएं है इसमें कैसा होता है कि मोस्टली संख्या बढ़ी भी तो भी एसिम्प्टोमेटिक अगर रहे तो उनको होम क्वारंटाइन हम रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एक 5% लोग क्रिटिकल और ICU पेशेंट्स हो सकते हैं, तो इस हिसाब से अगर रहा तो और हमारे पास और काफी दिन है, ऐसा नहीं है कि एक 8-10 दिन तो हम आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये संख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ती रही तो फिर 100% अपने को ये करना पड़ेगा। आज मैं संख्या के बारे में डायरेक्टली बात करना ठीक नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि समाज के अंदर, लोगों के अंदर कोरोना का भय खत्म हो गया है और वैक्सीन आने के बाद लापरवाही बढ़ चुकी है? बिल्कुल भय खत्म हुआ है, थोड़ी बेपरवाही हो रही है, लेकिन एक है कि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट है कि जो वैक्सीनेशन में भी क्रमांक 1 पर है और हम 100% अभी कल 3 लाख वैक्सीन पर डे हम कर रहे हैं, कल भी हुए 3 लाख और रोजाना 3 लाख के ऊपर कैसा होगा, 4 लाख कैसा हो सकता है, 5 लाख कैसा हो सकता है। इसके लिए हम नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा रहे हैं। हम सभी पार्टीज के सभी कार्यकर्ताओं को अपील कर रहे हैं कि आप लोगों ने 45 इयर्स एंड अबव के सभी लोगों को, जैसा हम 1 बूथ 10 यूथ पे लोग हमारे वोटिंग के लिए लेके आना चाहिए और वोटिंग करा के लेना चाहिए, उस हिसाब से ही 45 इयर्स के ऊपर के जो लोग हैं उनको हमने पूरा अपील किया है कि जो हमारे यूथ्स है सभी पार्टियों के, उन्होंने अपने अपने बूथ से लोगों को निकाल के अपने नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर पे लाके उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन करवाना ये भी एक हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए एक कोशिश होती है और मुझे यकीन है कि हम इसमें जरूर कामयाब होंगे और ये जो निर्बंध और रेस्ट्रिक्शंस लगाए उससे भी हम चेन ब्रेक करने के लिए भी कामयाब जरूर होंगे। मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत आशावादी हूँ कि जरूर आने वाले थोड़े ही दिन में हम कंट्रोल ला पाएंगे, जैसा कि हमने पहला लाए हैं उसी तरह से ला पाएंगे। हम ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट बिहेवियर कर रहे हैं, हम कोई भी पॉजिटिव केस छिपा नहीं रहे, हम कोई भी कोविड डेथ छिपा नहीं रही है। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और प्रोटोकॉल जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उनकी टीम ने दिए है उसी प्रकार का प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, उसमें कोई भी डेविएशन
हम नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश टोपे जी। उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के हालत जल्दी सुधरे और हम जल्दी इस कोरोना से मुक्ति पाएं। और आपको बहुत साधुवाद, बहुत मेहनत से स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आप और टी एस सिंहदेव साहब और विश्वास सारंग जी हैं, वो सब काम कर रहे हैं। सिंहदेव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या लॉकडाउन की बात जो राजेश टोपे जी ने कही है, वो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस पर विचार चल रहा है कि थ्रेशोल्ड ज्यादा बढ़ा या सिचुएशन ज्यादा बढ़ी तो उसके बाद लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है? इसमें थ्रेशोल्ड की जो बात आपने कही, अमूमन हम लोग ये मान के चलते हैं कि 5% से ऊपर अगर पॉजिटिविटी रेशो आ रहा है तो चिंता की बात बढ़ती चली जा रही है। 5 से 3% के अंदर है तो कुछ नियंत्रण में है, और 3% से अगर नीचे जाता है तो चिंताएं कम हो जाती है। ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है कि 3% के बाद अगर घटता हुआ चला जा रहा है तो ये उतरेगा। और जहां जहां पॉजिटिविटी रेशो उससे कहीं ज्यादा है, जैसे आपने शुरू में जिलों का नाम लिया, दुर्ग में कल का 24.13% है, रायपुर में कल का 34.92% है, राजनांदगांव में 17.66% है, आपका धमतरी में 10.56% है। तो अलग अलग जिलों की अलग अलग परिस्थिति के अनुसार हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये दायित्व छोड़ा है कि आप डिसीजन लीजिए। एडवाइस के लिए हम लोग उपलब्ध हैं। और थ्रेशोल्ड जो आपने कहा, मेरे नजरिए में थ्रेशोल्ड 5% पॉजिटिविटी का है। इसके ऊपर हम जितना जाएंगे वो उतनी बड़ी चिंता की बात है। और जो लॉकडाउन की बात आपने की, पहला कंटेनमेंट जोन जो कि एक लॉकडाउन है सीमित एरिया के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, उससे भी अगर पॉजिटिविटी रेट कम नहीं होते हुए दिखता है, फिर और बड़ा ऑप्शन जो जिले तक जा सकता है या नगरीय निकाय तक जा सकता है, नगर निगम एरिया में जा सकता है। और बाकी जिलों में जैसे बस्तर संभाग है, वहां पॉजिटिविटी काफी कम है, तो वहां पर लॉकडाउन का कोई सवाल नहीं उठता है फिलहाल। ये रेशो अगर 5 के ऊपर लगातार जा रहा है या 10, 12, 15 की तरफ जा रहा है, तब चिंताएं हैं, तब लॉकडाउन की बात आती है। वरना छत्तीसगढ़ प्रॉपर पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। चिन्हांकित शहरों में जहां लगातार पॉजिटिविटी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम स्टडी कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या है, राइजिंग है कि डिक्लाइनिंग है, पीक आ गया है या पीक आना बाकी है, फिर उसके हिसाब से लॉकडाउन जैसे स्ट्रिंजेंट मेजर, जिसमें और भी परेशानियां होती हैं, दैनिक कर्मी जो काम करते हैं उनके परिवार को चलाने की कठिनाइयां होती हैं, इनको भी ध्यान में लॉकडाउन लाने के पहले अवश्य रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टी एस सिंहदेव साहब। और सीधे मैं अपने दर्शक अशोक मेहता का कमेंट लेना चाहूंगा, जयपुर, उनके पास चलता हूं। अशोक मेहता जी, क्या सोचते हैं, क्या हम लापरवाह हो गए? सर, लापरवाही करना शुरू किया, उसका दुष्परिणाम जो है ये देखने को मिल रहा है कि जो हमने मास्क की जो दूरी कर ली, तो आज ये सब छोटी छोटी चीजें जो है आज हमारे लिए वापस मुसीबत का कारण बन गई है। और जैसे ही वापस अब मीडिया के द्वारा जैसे अभी जो स्थिति बन गई वापस, तो अब जो है सतर्कता वापस बढ़ती जा रही है और सावधानी से ही हम इससे बचाव जो है बच सकते हैं। और अब जो है हमें वापस जागरूक होने की जरूरत है। और अभी आप राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है अपने पीएचसी और पीएचसी लेवल पे हर संचालित स्तर के ऊपर जो है इस कार्य को बहुत आगे स्तर पे करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करी है। आज हमने भी पूरे परिवार ने जो है इसका टीकाकरण 45 साल से हमारे माताजी को साथ लेके हमने सबने पूरे परिवार ने टीके लगवाए हैं, क्योंकि वास्तव में हमारे को जागरूक होना ही पड़ेगा। ये इसकी समस्या बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा मेहता जी। अगर हम जागरूक होंगे तभी हम बीमारी को हरा सकते हैं और ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है एक नागरिक के तौर पर कि सरकार अगर टीकाकरण करा रही है तो हम जाकर वरीयता के साथ, प्रायोरिटी के साथ अपना टीकाकरण कराए, जैसा अशोक मेहता जी ने कराया है। मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ गई हैं। एक ब्रेक का वक्त है, मेरा ये डिस्कशन, पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू होगा इस ब्रेक के बाद।